everyone, how are you all doing? I hope you all are all right and आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम क्लास 10th साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चंस का, और किस टाइप के क्वेश्चंस आप देखने वाले हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सैम्पल पेपर है, हमें पता है ये कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, और कितना है आपका अलाउड टाइम 3 आवर्स। इसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम सेक्शन ए और बी को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन सी और डी को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इस सैम्पल पेपर के अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमें एग्ज़ाम देते टाइम किस किस चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। तो आपके 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में से हम देख लेंगे कि जितने भी आपके वीडियो के पार्ट्स होंगे अकॉर्डिंगली आप देख लेना। ठीक है, ओके। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। However, an internal choice is provided in some questions. A student is expected to attempt only one of these questions. यानी कि आपको जो जितने मान लो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से मान लो 5th क्वेश्चन है, सो 5th क्वेश्चन का हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखी हो, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन हो, और करके 5th का ही एक और पार्ट दे रखा हो। ठीक है, यानी कि आपको या ये वाला अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। ये क्या हो गई, इंटरनल चॉइसेस हो गई क्वेश्चंस की। ओके, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। यानी कि सेक्शन ए में क्या है, आपके पास MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का, 1 मार्क का है। सेक्शन बी में क्या है, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस है, और एक कितने नंबर का है, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है ये सभी आप यहाँ से ध्यान देना। 30 to 50 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 50 to 80 वर्ड्स। सो ये वर्ड लिमिट ध्यान रखना। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको लगता है कि तो बहुत ईजी है, मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखना वर्ड लिमिट में ही आप आंसर लिखने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हो, क्योंकि देखो आपने इतनी वर्ड लिमिट में अपना आंसर लिख दिया, सो 2 नंबर से ज़्यादा तो आपको मिलने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। ठीक है, सेक्शन डी में क्या है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आंसर की रेंज क्या है, 80 to 120 वर्ड्स। ठीक है, और लास्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन ई, जहाँ पर 3 क्या है, सोर्स बेस्ड और यू कैन से केस बेस्ड यूनिट ऑफ असेसमेंट और 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स। यानी कि यहाँ पर आपको सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक केस देखने को मिलेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ दे रखी होगी, और उसी के बेसिस पे आपको कुछ पार्ट्स को के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है केमिस्ट्री का। अब हमें पता है कि सेक्शन ए में क्या है, MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इन्हीं में से आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन में है द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। ठीक है, सो ये आपको सेटअप दे रखा है और यहाँ पर आपको बताना है कि जो लिटमस पेपर है उसके कलर में चेंज क्यों होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। मॉइस्ट लिटमस पेपर, हमेशा अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा तो ही कलर में चेंज होगा। अगर लिटमस पेपर ड्राई है सो कलर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉइस्ट के केस में क्या होता है, मॉइस्ट बेसिकली क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस है लिटमस पेपर में। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम मॉइस्ट कह रहे हैं, एक्वस फॉर्म कह रहे हैं, यानी कि वहाँ पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ड्राई के केस में वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और वाटर के जो फिर के आयंस वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें अगर ड्राई लिटमस पेपर गिवन है और आपको बताना है चेंज इन कलर लिटमस पेपर का, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि लिटमस में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ गिवन क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, सोडियम क्लोराइड है और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख रखा है। यस, जल्दी से बता दो H2SO4 का नाम क्या है। H2SO4 एक एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? यस, जल्दी से बताओ। ओके, सो H2SO4 इज व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि क्या है, ये एक एसिड है। और हमें पता है एसिड के केस में जो लिटमस पेपर का कलर है, एसिड्स में लिटमस पेपर का कलर हो जाता है रेड। ठीक है, सो यहाँ कलर क्या हो जाने वाला है, रेड। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कलर नहीं पूछा लिटमस का, क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है इसके कलर में तो चेंज होगा, लेकिन कलर में चेंज किस वजह से होगा। सो लेट्स रीड दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ एसिड। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड की प्रेजेंस है, ये हमें पता है कि यहाँ क्या है, एसिड प्रेजेंट है, लेकिन क्या एग्जैक्टली एसिड की ही वजह से लिटमस में कलर चेंज हो रहा है। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ ध्यान से देखो, बेस तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है ना। H2SO4 इज व्हाट, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन तो पहले ही आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस। अब यहाँ ध्यान दो, H प्लस के साथ ही जो एक्वस लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। मैंने आपको बताया था कि या तो आप इस तरीके से डिनोट करोगे H प्लस एक्वस को, या फिर आप इसको डिनोट करोगे H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, एक्वस का मतलब मॉइस्ट हो या फिर एक्वस हो, मतलब कि वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस है। ठीक है, अब H प्लस क्या है, हाइड्रोजन के आयंस। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। अब H प्लस क्या है, हाइड्रोजन के आयंस जो कि वाटर में प्रेजेंट हैं। हम किसी एसिड की बात करते हैं तो वो एसिड की जो डिसोसिएशन होती है आयंस में, वो कहाँ पर होगी, वाटर की प्रेजेंस में। सो यहाँ वाटर प्रेजेंट होता है, सो H प्लस के साथ हम एक्वस मेंशन करते हैं, या फिर अगर आपने एक्वस मेंशन नहीं करा तो आप क्या करोगे, H प्लस प्लस H2O कर दोगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, एक H यहाँ है, दो यहाँ है, यानी कि 3H हो जाएंगे और एक O हो जाएगा और पॉजिटिव H3O पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, कभी भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ये एक्वस मेंशन करना नहीं भूलना। समझ आया? सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो लिटमस पेपर है, अगर हम किसी लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डालते हैं जहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट है, सो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है,
और यहाँ हमें पता है कि वो एसिड है तो रेड कलर में ही जो लिटमस पेपर है वो चेंज होगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट्स एज इंडिकेटर। हमें यहाँ जो है लिटमस का कलर चेंज बताना है। सो लिटमस में कलर चेंज क्यों हुआ, वो लिटमस प्रेजेंट है, ये कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो हमें बेसिकली यही बताना है कि कलर में चेंज हुआ क्यों है, ठीक है। सो ये ऑप्शन, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट कौन सी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, दैट इज स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट को भी आप हटा दोगे क्योंकि एसिड की वजह से कलर चेंज नहीं होता, कलर चेंज होगा लिटमस पेपर का बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। कौन से आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। सो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओनली थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है आपको, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, यस, ठीक है। सो आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है। अब पहले क्या करा करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट ये मत सोचा करो कि हमसे पूछा क्या गया होगा, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो पहले ऑप्शंस रीड करो कि ऑप्शन में हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ क्या है, डायरेक्ट आपको रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दे रखा। सो यहाँ हम पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे कि हमें निकालना क्या है, ओके। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड की बात करी गई है, यानी कि हमें कोई ऐसा, यानी कि इन सभी कंपाउंड्स में से हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हुआ है। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो ये है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 water and chlorine Cl2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, सो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट हो जाएगा जो दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगेन एजेंट, किस चीज का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइज करने वाला। अगर वो ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, यानी कि खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना इन बातों को, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट है यानी कि दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिड्यूस कौन हुआ है और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, या फिर हम डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। सो MnO2 और यहाँ है MnCl2। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ Mn का मतलब क्या होता है, यस, Mn का मतलब क्या होता है, मैंगनीज, ठीक है। सो यहाँ पर मैंगनीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। और दूसरी साइड, यानी कि अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट साइड की और रिएक्टेंट साइड की, सो रिएक्टेंट साइड में मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिडक्शन हुई है किसकी, MnO2 की, ठीक है। सो MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोरीन की। रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि
अब जिसके पास हाइड्रोजन होता है मतलब कि वो क्या है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो क्लोरीन के पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन जा चुका। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं हम ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ हमें समझ आ गया कि क्लोरीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। क्लोरीन नहीं, हम लिखेंगे HCl। HCl की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, यानी कि HCl क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इतना सभी को क्लियर है, जो रिड्यूस हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ हम ऑक्सीडाइज्ड भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन HCl की हुई है। ठीक है, सो अब ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, MnO2 इज रिड्यूस्ड, यस, टू MnCl2। ठीक है, MnO2 रिड्यूस हुआ MnCl2 में, ठीक है, एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू H2O। नहीं, HCl जो है ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। सो यहाँ तक आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2। समझ आया सभी को? यस, ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। बहुत ही ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिसका हम कह रहे हैं रिडक्शन में जिस चीज़ की एडिशन है, ऑक्सीडेशन में उस चीज़ का रिमूवल होगा। यानी कि रिडक्शन में होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो जल्दी से सब ये क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से आपका ये क्या है, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि डायग्राम जो है हमें अपनी पूरी बुक के, जो भी अपनी साइंस की बुक है NCERT की, सभी डायग्राम हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इनफैक्ट ये तो आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन अबव सेटअप। अब पहले ध्यान से देखो, यहाँ आपको रिएक्शन कौन सा दिखा रखा है, पहले इसकी बात करो, पहले ये समझते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें समझ आ गया फर्स्ट चैप्टर की ही एक्टिविटी है। ठीक है, सो यहाँ आपको गिवन है मैग्नीशियम रिबन और यहाँ फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट कर रहे हैं या फिर बेसिकली आप कह सकते हो फायर के कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, सो फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सी, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, कौन सी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब हमें पता है इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनती है इसका कलर होता है वाइट। ठीक है, सो वाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है, साथ में जो है बहुत ही शाइनिंग फ्लेम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है वाइट लाइट की प्रोडक्शन होती है, ब्रिलियंट वाइट लाइट आप कह सकते हो। ठीक है, सो वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ ब्राउन पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया, ब्राउन नहीं है, वाइट है। और डायरेक्टली आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, वाइट कलर का पाउडर है ना, ब्राउन तो हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। सो ये तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी हो गया कलर के बेसिस पे। कलरलेस अगेन नहीं, ओके, कलरलेस गैस। अब यहाँ कलरलेस गैस की बात करी है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड। अब यहाँ तक पहले मुझे बताओ, ये कौन सी ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की
मतलब लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो किस गैस की है, सो दैट इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या वो इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होती है? इवॉल्व मतलब रिलीज होना। सो हमें पता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। रिएक्शन को अगर हम लिखें सो इट इज दिस, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया, ये बैलेंसिंग हो गई रिएक्शन की। सो यहाँ आप देख सकते हो रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन नहीं हुई। सो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, यस ये ऑप्शन सही है। एंड देन रेडिश ब्राउन गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड, सो द आंसर इज नो। यहाँ पर कोई गैस का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, बस वाइट पाउडर की फॉर्मेशन हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड के। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। With the reference to 4 gases, carbon dioxide, carbon monoxide, chlorine and oxygen, which of the options in the table is correct? Okay, so यहाँ आपको क्या है, ये 4 गैसेस दे रखी हैं, ठीक है। अब इन 4 गैसेस के बेसिस पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी जो ये कौन सा ऑप्शन है वो करेक्टली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ ध्यान से देखो, एसिडिक ऑक्साइड है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं एसिडिक ऑक्साइड से। सो एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती है? एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और अगर हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो वो होती हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और हम ध्यान से अगर हम देखें सो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के ट्रीटमेंट में जिस गैस को हम यहाँ यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर मीन्स कि कहीं ना कहीं हम वाटर को जर्म्स फ्री बनाना चाहते हैं। सो डिसइंफेक्टेंट हम कह सकते हैं। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन अगर हमसे पूछा जाए सो आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमसे पूछा जाता प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोडक्ट होगा? सो दैट विल बी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट और रेस्पिरेशन की होगी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन से हमें मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। सो इनकम्प्लीट कंबशन अगर होती है सो जो रिजल्टेंट गैस होगी दैट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ से हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हम एक बारी ऑप्शंस में से मैच कर लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्लोरीन, ठीक है, मिल गया हमें अपना आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में क्लोरीन, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सभी लिख लेना, इट इज व्हाट? इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। वैसे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, है ना, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या गिवन है? ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, यानी कि कॉपर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट यानी कि यहाँ बात हुई है आयरन की, ठीक है। और हमें पता है फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ग्रीन इन कलर। It will be observed that the ferrous sulfate solution will be
फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होगा? अब ध्यान से देखो, कॉपर और मैं आयरन की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आयरन का सॉल्यूशन है, आयरन के सॉल्यूशन है और कॉपर जो है अकेला कॉपर कॉइन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर यहाँ मैं रिवर्स बात करती, यानी कि आयरन को ऐड करती कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हमें चेंजेस देखने को मिलते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू आयरन। आयरन की रिएक्टिविटी क्या है? कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि आयरन क्या करेगा? अगर आयरन के सॉल्यूशन में कॉपर आया तो कॉपर जो है आयरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कॉपर की रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, ठीक है। सो यहाँ हम क्या कहेंगे? दैट द सॉल्यूशन रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, ठीक है। अब ये जितने भी ऑप्शंस है ये सभी आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है कि ब्लू टर्न हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है। और अगर ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले किसी मेटल का सॉल्यूशन होता है और कम रिएक्टिविटी वाले मेटल को हम ऐड करते हैं, सो जो सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Anita added a drop each of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper and compared the colors. Which of the following is the correct conclusion? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है pH पेपर पे बेस्ड, ठीक है। सो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फिर एसिटिक एसिड? अब हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने पढ़ा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। और एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं किस बेसिस पे डिसाइड कर पा रही हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है? मैं ये डिसाइड करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी कि ये पर्टिकुलर एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस को फर्निश कर सकता है, यानी कि ये कंप्लीटली आयनाइज हो सकता है या फिर वो कंप्लीट आयनाइजेशन वहाँ नहीं हो सकती। अगर कंप्लीट आयनाइजेशन हो सकती है, हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो सकता है हमारा एसिड, यानी कि वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि वो क्या है? एक वीक एसिड है। सो हमें पता है कि जो पीएच पेपर होता है, अब ये हमने डिज़ाइन करा है अपने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, है ना। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही पीएच कम होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। कई बार बच्चों को पता तो होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयंस की। अब यहाँ मैं हाइड्रोजन आयंस से क्यों कह रही हूँ? आई होप आप वो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या है? एसिड की बात कर रहे हैं और एसिड फर्निश करते हैं H पॉजिटिव आयंस। बल्कि अगर मैं बात करूँ बेसिस की, सो बेसिस OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पीएच पेपर के बेसिस पे क्वेश्चन है, पीएच किसका ज़्यादा होगा? सो हमें पता है पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। यानी कि किसका पीएच ज़्यादा होगा? एसिटिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कम होगा, एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा, ठीक है। और कौन सा स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड वीक है। समझ आया? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid. So the answer is yes. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और जितना कम एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा pH वैल्यू होगी। सो लेस है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एसिटिक एसिड डिसोशिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में
आपसे ये तो पूछा ही है, मतलब यहाँ आपसे पीएच पेपर की नॉलेज भी पूछी है, आपसे ये भी पूछा गया है कि आपको पता है कि पीएच जो है इनवर्सली डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे, और साथ ही साथ आपसे वीक और स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन के बेसिस पे भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से आप करोगे वो भी आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में। ओके, हमें पता है एसिटिक एसिड क्या है, वीक है, वीक यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाएगी, और यहाँ क्या है, डिसोशिएट्स कंप्लीटली, यानी कि दी ऑप्शन इज रॉन्ग। एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन में आपसे क्या है, फॉर्मूले दे रखे हैं 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये आपका जो क्वेश्चन है वो कार्बन एडेड्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से है। यहाँ आपको 4 ये कंपाउंड्स के फॉर्मूले दे रखे हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगेन मैंने आपको कहा था कि जहाँ आपको क्वेश्चन की कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन है, जैसे यहाँ क्या आपको बस ये 4 गिवन है कंपाउंड के फॉर्मूलेज, और कुछ पता है आपको करना क्या है यहाँ पे, नहीं पता, सो आप ऑप्शंस में जाओगे और ऑप्शंस को चेक करोगे पहले। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, A and B are unsaturated hydrocarbons। इसके लिए आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड क्या होता है और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात किसकी करनी है, फर्स्ट केस में A और B की, यानी कि इस वाले फॉर्मूले की और इस वाले फॉर्मूले की। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अगर वर्ड को मैं ब्रेक कर दूं तो एक वर्ड है हाइड्रो और एक वर्ड है कार्बन। हाइड्रो यानी कि H और कार्बन यानी कि C, यानी कि जिस पर्टिकुलर कंपाउंड, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और इसको हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, अनसैचुरेटेड इसीलिए क्योंकि अगर मान लो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड है CH2 के बीच में, ठीक है, सो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि मैं इस डबल बॉन्ड को इसको हटा दूं किसी ना किसी कैटलिस्ट को यूज करके, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूं CH3 और CH3 में, यानी कि अभी ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं है हाइड्रोजन्स के साथ, इसीलिए हमने क्या कहा, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों में पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं सिंगल बॉन्ड में। समझ आया अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है? ऑलराइट, अब यहाँ ध्यान से समझो, A और B की बात करनी थी, हाइड्रोकार्बन गिवन है, अनसैचुरेटेड, देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन क्या मैं इन दोनों को कंसिडर कर सकती हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में? जल्दी से सोचो। यस, यहाँ पर अगर मैं A की बात करूँ तो A तो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ हमने साथ साथ B को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन B में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गई ऑक्सीजन की, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड, C and D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि यहाँ हमें बात करनी है सिंगल बॉन्ड की, ओके, और साथ ही साथ हाइड्रो और कार्बन, यानी कि H और C, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगेन है तो यहाँ सभी के पास सिंगल बॉन्ड ही, लेकिन D में ऑक्सीजन भी आ गया, अगेन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C। ए क्या है, गैस जल्दी से बताओ, ए क्या है हमारा, एक एल्कीन है, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड,
एल्कीन क्या है? जो सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखो डबल बॉन्ड है ना। और अगर मैं सी की बात करूं, सी की बात करें अगर हम, सो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, यानी कि क्या है? एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने आपको बताया था कि एल्कीन को आप या एल्काइन को, एल्काइन क्या होता है? जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एल्कीन हो या एल्काइन हो, इन दोनों में से किसी को भी हम क्या है? एल्केन में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन होंगे जब भी हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज होगा, और अगर कैटलिस्ट होगा जब भी हमारे रिएक्शन हो सकता है। सो देखो यहाँ ध्यान से गिवन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यस, कैटलिस्ट भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ए से सी में कन्वर्जन हो जाएगा, यस, एब्सोल्युटली राइट। सो सी स्टेटमेंट, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑलराइट। Okay, so now let's move on to the next question. अब अगेन ये क्या है? आपका एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। सो आई होप अभी तक तो आप सभी को ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपको हर एक डायग्राम जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए अपनी NCERT का, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। सो हमें क्या करना है? इस डायग्राम के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ओके। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द लेबलिंग, लेबलिंग कर लेते हैं पहले। क्या है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है लीफ का, ऑलराइट। अब लेबलिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लॉजिकल बात है, मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था कि सबसे पहले क्या होगी? कवरिंग होगी, जो वो होगी प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। सबसे पहली लेयर कैसी होगी? प्रोटेक्टिव लेयर। इससे क्या है? हमें कुछ ऑलरेडी हमें याद रहेंगे कि हाँ, ऊपर वाले का तो नाम ये है, नीचे वाले का ये है, बस दो और याद रखने हैं, ठीक है। सो ऊपर वाली फर्स्ट लेयर कैसी होगी? प्रोटेक्टिव लेयर। और लास्ट लेयर भी कैसी होगी? प्रोटेक्टिव लेयर। ऊपर से भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, नीचे से भी प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, है ना, ओके। सो ऊपर वाले का नाम क्या है? फर्स्ट का, क्योंकि ऊपर है सो अपर लिख देंगे, और नाम क्या है? एपिडर्मिस। और इसी तरीके से नीचे वाली प्रोटेक्टिव लेयर का क्या नाम है? अगेन ये क्या है? नीचे है, लिख देंगे लोअर एपिडर्मिस, ऑलराइट, ठीक है। अब बची गया सेकेंड और थर्ड, ये क्या है? लंबे लंबे, हमें पता है दोनों क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू। अब ये इतने लंबे लंबे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएंगे? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, यस, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये सॉरी, स्पॉन्जी नहीं, पैलिसेड। स्पॉन्जी आपके ये होंगे, ये वाले होंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और ये होंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा। समझ आया? पैरेन्काइमा लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑलराइट, ओके। सो ये रहा आपका डायग्राम जो कि आपको सैम्पल पेपर में गिवन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर वाली लेयर का नाम क्या गिवन था? फर्स्ट, है ना, फर्स्ट लेयर थी ये है आपकी सेकेंड लेयर, ये है आपकी थर्ड लेयर, और ये है फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर का नाम क्या है? लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस क्या है? फर्स्ट लेयर का नाम है, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे हम, और ये है आपकी फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट और जो लास्ट लेयर होगी वो क्या होगी? प्रोटेक्टिव लेयर। और प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट्स के केस में क्या होती हैं? लीव्स के लिए एपिडर्मिस, ठीक है। अब ऊपर वाली लेयर की बात करेंगे, सो अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर की बात करेंगे, सो इट विल बी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये कैसे ध्यान रखोगे? देखो ये लंबे लंबे है ना, इस टाइप के,
है ना। सो ये क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये आप देख सकते हो सर्कुलर से फॉर्मेट में इस टाइप से प्रेजेंट है, और इसको आप रिलेट कर सकते हो विद स्पंज। सो इट विल बी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड द लास्ट वन इज लोअर एपिडर्मिस। ऑलराइट, हमें बताना था कि मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस ज़्यादा होगी। यस, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि सनलाइट की एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, सो क्लोरोफिल जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर ज़्यादा होगी सनलाइट की एब्जॉर्प्शन, और जहाँ सनलाइट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी वहीं पर क्या होगा, ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस। सो अब देखो एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, ऑलरेडी मैंने बता दिया ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि इनका कोई खास रोल इस चीज़ के लिए नहीं है कि क्लोरोफिल होगा या फिर ऑल दैट। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा सेकेंड और थर्ड लेयर जो कि बेसिकली क्या कर रही है, आपका फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जहाँ ज़्यादा आपके क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका नाम क्या है, स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। समझ आया। सो योर आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड लेयर। समझ आया। सो आपके 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखो ध्यान से। अगेन दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन कुछ खास है नहीं इस डायग्राम में। कई बार क्या होता है ना, डायग्राम देख के बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं करना क्या है क्वेश्चन में। सो वैसे मत क्या करो, बहुत इजी अभी तक तो डायग्राम आ रखे हैं। ये सभी डायग्राम्स हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं ना। ये भी बहुत ही ईजी था। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बहुत ही सिंपल है, हमें पता है क्लोरीन होता है, बहुत ही यूजुअल सी चीज़ है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन 5th 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में, लेकिन स्टिल यहाँ ऑप्शन आपके डाइऑक्साइड के ही है ना, जहाँ आपका क्लोरीन प्रेजेंट है। थोड़ा हो सकता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ से फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना। और बहुत ही इजी तरीके से आपके सैम्पल पेपर, मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं। ठीक है, यहाँ आपके कलर के बेसिस पे आपको बताना था। यहाँ ऑलरेडी आपको दे रखा है, यहाँ क्या ब्राउन कलर है, नहीं, कलरलेस है, नहीं। सो कुछ ऑप्शन तो यूं ही कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है यहाँ क्या होती है, फ्लेम होती है, वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और ये क्या है, लिटमस है, बहुत सिंपल। लिटमस का कलर चेंज क्यों होता है, H+ की प्रेजेंस की वजह से। एक पीएच पेपर पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो, ये भी बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो। ओके, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। नेम द केमिकल इंडिकेटेड इज X that can absorb the gas which is evolved as a byproduct of respiration। यहाँ आपको तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत सिंपल है, हमें पता है CO2 है। ठीक है, ओके, हमें वो केमिकल बताना है जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है गैस को। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको एब्जॉर्ब करने वाला एक केमिकल बताना है। इसका नाम बताओ, क्या केमिकल होता है, सिंपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और देखें तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, सच में ही सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक टॉल पी प्लांट है, उसको क्रॉस करा दिया विद प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार सभी इस क्वेश्चन को। यस, ट्राई करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखो यहाँ आपको करना क्या है,
सिंपल है, हेरिडिटी वाले चैप्टर से, हेरिडिटी वाले टॉपिक का पार्ट है ये। टॉल पी प्लांट, क्या होगा टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप। अब पहले फिनोटाइप की बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस जो गिवन है, टॉल है प्लांट। और जीनोटाइप में क्या आ जाएगी, उसकी जेनेटिक अपीयरेंस, जेनेटिक मेकअप, दैट इज व्हाट, कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्रॉस कराया विद प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, यहाँ प्योर गिवन भी नहीं होता, फिर भी हमें पता है ड्वार्फ होगा, सो हमेशा स्मॉल टी ही होगा। अगेन ध्यान दो यहाँ पर हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीट फॉर्मेशन करवानी है, सो इसको और ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी पेरेंट जनरेशन हो गई, उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन क्या होगा, कैपिटल टी, अगेन स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या कराएंगे, पेरेंट्स है सो यहाँ गैमीट्स के फ्यूजन हो जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इनका कैपिटल टी स्मॉल टी। डायरेक्टली इसको हम पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इससे हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन पनेट स्क्वायर एक रिलेटिवली इजी मेथड है। ठीक है, मैंने आपको बड़े मेथड से भी करके दिखा दिया, अब हम पनेट स्क्वायर से कर लेते हैं डायरेक्टली। ये जो कैपिटल टी है मैंने एक साइड लिखे क्योंकि ये एक पेरेंट के गैमीट है, स्मॉल टी मैंने एक साइड लिखी क्योंकि ये एक पेरेंट के, यानी कि अलग अलग पेरेंट्स है ना, सो एक पेरेंट के गैमीट एक साइड लिख दिए, दूसरे के दूसरे साइड लिख दिए, ठीक है। अब क्रॉस कराने में क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और हमें पता है जब फिनोटाइप में एक डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट एक है, अकेला प्रेजेंट है डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, तो डोमिनेंट वाला अगर अकेला ट्रेट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वहां पर ये ही एक्सप्रेस होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में डोमिनेंट है कैपिटल वाला, हमें पता है डोमिनेंट आ गया, यानी कि डोमिनेंट की ही चलेगी, सो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप टॉल, ठीक है। सो इसको देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, टॉल फिनोटाइप होगा, और सेकंड कंडीशन में जब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे, जब क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे। ये ध्यान से देखो, पेरेंट क्या है, टॉल इंटू ड्वार्फ, यानी कि कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये क्या हो गया हमारा टॉल वाला फिनोटाइप, और ये क्या हो गया हमारा ड्वार्फ वाला फिनोटाइप। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली मैंने क्या है, एक ही, यानी कि डायरेक्टली टी दिखा दिया, वैसे टी और टी आप दो भी लिख सकते हो, एक में भी काम ही चल जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। सो एक लिखो दो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि इन दोनों का जब क्रॉस होगा, ठीक है, ये जब क्रॉस होने वाला है, सो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वेयर एक आ गया कैपिटल, एक आ गया स्मॉल, ये क्या है, डोमिनेंट है, हमें डोमिनेंट वाले लॉ से पता है कि इन्हीं की चलने वाली है। कैपिटल टी यानी कि टॉल, यानी कि फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल। मेंडल का लॉ कहता है ना, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाले की ही चलेगी। एंड यहाँ हमारा अप्लाई हो रहा है कौन सा रूल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सभी रूल्स आपको, सभी लॉज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल राइट। अभी यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, ये आपका पनेट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था, 100% जो पॉपुलेशन थी वो टॉल थी, समझ आया कैसे, डोमिनेंट एक प्रेजेंट होगा, सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल ही एक्सप्रेस होगा। 100% कंडीशन में 100% जो भी पॉपुलेशन थी वो टॉल थी, फिनोटाइप टॉल था। अगर हम इन्हीं के सेल्फिंग करा देते हैं, यानी कि अगर मैं करा दूँ हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अगर मैं इन्हीं की सेल्फिंग करा दूँ, ठीक है, सेल्फिंग यानी कि इन्हीं की रिप्रोडक्शन, यानी कि कैपिटल टी को मैंने कर दिया कैपिटल टी के साथ ही क्रॉस, ठीक है, फिर क्या होगा,
सिंपल क्या होगा, सिंपली इनके गैमेट्स बनाओ, उनको पनेट स्क्वायर बनाओ, सॉल्व करके देखो। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन करेंगे पहले हम, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि यहाँ बनेंगे दो टाइप के गैमेट फ्रॉम ईच पेरेंट। यहाँ पर होगा आपके पास, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी है दोनों साइड, सो ये गैमेट बन जाएगा, ये गैमेट बन जाएगा। सो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये देखो ध्यान से टी और टी का क्रॉस कैपिटल कैपिटल, कैपिटल और स्मॉल का कैपिटल स्मॉल, स्मॉल और कैपिटल का कैपिटल स्मॉल, इनकी वही बात है। स्मॉल और स्मॉल का दोनों ही स्मॉल है। अब मैंने आपको बताया था फिनोटाइप कैसे चेक करना है, बहुत अच्छे से सीखा था ना। चलो फिर से चेक करते हैं। दोनों कैपिटल है, ठीक है, अब अलग अलग सुननी है, दोनों की बात अलग अलग सुननी है। ये कैपिटल है, ये कह रहा है कि टॉल होना चाहिए इंडिविजुअल, ठीक है। ये भी कैपिटल है, ये कह रहा है अगेन टॉल होना चाहिए, क्या होगा इंडिविजुअल। सिंपल, दोनों ही टॉल कह रहे हैं, इंडिविजुअल होगा टॉल। एक है कैपिटल, एक है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है ना, स्मॉल कह रहा है कि इंडिविजुअल होना चाहिए ड्वार्फ, इंडिविजुअल होना चाहिए ड्वार्फ, लेकिन यहाँ आ गया कैपिटल, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी कि यहाँ लगेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैपिटल कहेगा कि अब तो मेरी ही चलेगी, यहाँ होगा इंडिविजुअल टॉल। फिनोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल कैसा होगा इस केस में, टॉल होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन यही केस है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, वही चीज़ हो गई, टॉल इंडिविजुअल होगा। अब यहाँ लास्ट केस क्या है, एक स्मॉल है और दूसरा भी स्मॉल है, ये क्या कह रहा है, इंडिविजुअल ड्वार्फ होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, इंडिविजुअल ड्वार्फ होना चाहिए। दोनों ही कह रही हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, ड्वार्फ। सो यहाँ पर इंडिविजुअल कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। समझ आया फिनोटाइप किस तरीके से निकाला। ओके, अभी हमें परसेंटेज में बताना था रेशियो, मतलब परसेंटेज में बताना था आपको, रेशियो निकाल के कर सकते हो, परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर सभी इंडिविजुअल का हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, सभी जितने भी इंडिविजुअल थे, यानी कि 100%। अगर मैं पनेट स्क्वायर बनाती हूँ इस तरीके से, बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं गैमीट्स के बीच में। सो कैपिटल और एक स्मॉल है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। अब यहाँ पर सभी के सभी, अगर मैं फिनोटाइप की चेक करूँ फिनोटाइप को, सो सभी के सभी क्या होंगे, टॉल होंगे। और टॉल के केस में क्या होता है हमारा, हम देख सकते हैं 4 हैं टोटल इंडिविजुअल, 4 में से 4 ही क्या है, टॉल है। नीचे लिखेंगे टोटल, क्योंकि हमें टॉल की निकालनी थी ना, सो टॉल अपॉन टोटल। सो टोटल 4 है, टॉल भी 4 है, सो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 100%। और इस केस में मैं बात करूँ टोटल कितने हैं, टोटल लिख लो पहले, 4 × 100 करेंगे, ठीक है। और टॉल कितने हैं, 1, 2 और 3, ये तो ड्वार्फ है, यानी कि 3 लिखेंगे, 3/4। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 = 8 और 5 25 3 = 75%। समझ आया। सो फर्स्ट केस में क्या होगा हमारा 100% आएगा, और सेकेंड केस में है आपका 75%। सो हमें कोई इस तरीके का ऑप्शन ढूंढना है, चलिए ढूंढते हैं। यस, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। फर्स्ट में 100% और सेकेंड में 75%। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हर एक पार्ट को मैंने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया। अगर आपने हेरिडिटी वाले लेक्चर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं, सो यहाँ तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं था। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगेन आपको ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, 3 फिगर्स गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा फिगर अप्रोप्रिएटली, कौन सा फिगर डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिक मूवमेंट्स को जल्दी से रिवाइज करो। रूट्स की जो मूवमेंट होती है
रूट्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि इसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। और हम अगर बात करें शूट की, यानी कि प्लांट के अपर पार्ट की, सो जो प्लांट का अपर पार्ट है उसकी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द लाइट, सनलाइट की तरफ, यानी कि दैट विल बी फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, टी है। ओके, ठीक है। सो यहाँ हम इनमें से देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ क्या हो रहा है। ये रूट्स हैं, ये शूट है। शूट की मूवमेंट टुवर्ड अर्थ होता है क्या? ऐसा नहीं होता, कैंसिल। शूट की मूवमेंट भी ऊपर और रूट की मूवमेंट भी ऊपर, ऐसा होता है? नहीं होता। ये तो अगेंस्ट हो गया ना जियोट्रॉपिज्म के। ये मूवमेंट ऊपर है, ये मूवमेंट नीचे है, बिल्कुल सही। शूट की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रॉपिज्म, और रूट्स की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द अर्थ, दैट मीन जियोट्रॉपिज्म। यानी कि सी ओनली विल बी द राइट ऑप्शन। सी ओनली विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यानी कि आपका क्या हो गया? डी ऑप्शन। ओके, अब यहां देखो पॉलिनेशन दिखा रहा है आपको ये डायग्राम। चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ए, बी, सी और डी, 4 केसेस गिवन है। इनमें से मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन कौन से केस में हो सकती है? अगेन फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी। वेरिएशन कब होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशन किस केस में होगी? एक केस होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, एक केस होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, और अगर मैं और मतलब हम ब्रॉड व्यू में बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही इंडिविजुअल वही गैमेट प्रोडक्शन कर रहा है, वही रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्रॉस में यानी कि 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली हम प्लांट्स के लिए कहते हैं, नॉट फॉर एनिमल्स, लेकिन हम जो है रिलेट कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। और सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पर एक ही प्लांट की इन्वॉल्वमेंट होती है प्लांट्स के केस में। एनिमल्स के केस में हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर एक ही एनिमल की इन्वॉल्वमेंट होती है, एज इन केस ऑफ अमीबा। सो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब वर्ड खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। एक है वर्ड क्या? सेल्फ, एक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जब हम अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र होगा जब फ्लावर से यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक। यहाँ पर एक ही प्लांट में जहाँ पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और जहाँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र चल रहा है वो होगा क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अब ये देखो यहाँ पर है 2 में ट्रांसफ़र और यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ का एरो आई थिंक यहाँ पर है और इस टाइप का यहाँ है। ठीक है, और सी और ए के केस में क्या हो रहा है? एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट, यहाँ देखो सी में क्या है? एक ही प्लांट का जो एंथर है उसके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा में, और यहाँ भी कुछ वही केस है। सो मैक्सिमम वेरिएशंस होती है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन के केस में, और यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। ठीक है, सो एनिमल्स के केस में हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के केस में लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी एंड डी। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी एंड डी हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 13th क्वेश्चन फिजिक्स से है आपका ये क्वेश्चन। A complete circuit is left on for several minutes, causing the connecting copper wires to become hot. As the temperature of the wire increases, the electrical resistance of the wire. All right, यहाँ आपको क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है। बेसिकली क्या है? गिवन है कुछ स्टेटमेंट में कि कुछ मिनट्स के लिए आपका जो कनेक्टिंग वायर्स है यानी कि पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया है। सर्किट कंप्लीट कर दोगे तो सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो हो रहा है, सो वहाँ क्या हुआ? कनेक्टिंग कॉपर वायर, यानी कि इस तरीके से बनाते हैं ना हम सर्किट, कोई भी बल्ब वगैरह है। ठीक है, सो ये क्या है? ये हमारे वायर से कनेक्टिंग वायर्स।
ठीक है। सो जो कनेक्टिंग वायर्स है इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो हमें रिलेशन बताना है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में बेसिकली, अब आप एज सच आपने शायद रिलेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या हो, प्रॉपर्टी क्या है रेजिस्टेंस में, अपोज करता है करंट को, अपोजस करंट, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमें इतना आइडिया तो है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस किसकी, ऑफ कोर्स पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है यानी कि रैंडम मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। रैंडम मूवमेंट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, यानी कि रुकावट भी बढ़ेगी करंट की, ठीक है। सो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर आपको रिलेशन नहीं पता था तो अभी नोट कर लो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बट नॉट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि सिल्वर की बात कर रहे हैं ना। सो सिल्वर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे रखो या 50 डिग्री सेल्सियस पे, रेजिस्टिविटी यही रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, ओके। 14th क्वेश्चन क्या है, कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। ये आपका मैग्नेट है, इसके ये क्या है, इसके पोल्स हैं, ये एन से है नॉर्थ पोल और एस से है साउथ पोल। ये मैग्नेट है। सो मैग्नेट के बीच में हमने क्या है, वायर, आप देख सकते हो कॉपर वायर रख दिया है। अब क्या करा यहाँ पर, द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर, in how many of the 4 directions shown can be the force act on the wire। अब यहाँ हमें जो है 4 केसेस टोटल डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट हम यहाँ लेकर चलेंगे करंट वेरिएशन का, और यहाँ हम देखेंगे पोल की वेरिएशन का। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस तरीके का कुछ सेटअप है, ठीक है। अब यहाँ आपको नॉर्थ साउथ दिखा रखा है और ये डायरेक्शन बता रखी है ज्योग्राफिकली, मतलब जो हम जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी है। सो यहाँ वो बता रखा है कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं, सो फोर्स में हम इसको नॉर्थ लेंगे, इसको साउथ लेंगे, इसको वेस्ट और इसको ईस्ट। लेकिन जो पोल्स हैं आपके मैग्नेट्स के वो तो यहाँ रहेंगे। एक कंडीशन तो यही हो गई कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। सो एक कंडीशन ये लिख देंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दूसरी कंडीशन है कि नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा और साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा। और करंट के केस में क्या हो सकता है, करंट इस तरीके से फ्लो करे या फिर करंट इस तरीके से फ्लो करे। ये टोटल मैंने सेपरेट करके दिखा दिए, इस टाइप के केसेस होंगे। यहीं पर अगर मैं देखूं, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो यहाँ लिखते हैं नॉर्थ, यहाँ साउथ, और यहाँ लिखते हैं साउथ, यहाँ लिखते हैं नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ ये वाला केस हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला केस हो जाएगा। इस तरीके से आपके 4 केसेस हो जाएंगे। क्या किया मैंने यहाँ पर, ध्यान से देखो, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। पोल्स मैं दोनों चेंज कर सकती हूँ, करंट भी। सो अभी पोल्स को मैंने कांस्टेंट रखा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। करंट एक डायरेक्शन ये कर दी, एक ये वाली डायरेक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे साउथ नॉर्थ कर दिया, डायरेक्शन एक बार नीचे की तरफ कर दी, एक बार ऊपर की तरफ कर दी। टोटल कितने केसेस बन गए, 4, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। समझ आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है बाहर की तरफ, अगर हम बात करें, सॉरी बाहर की तरफ एरो आएगा, और ऐसे जाते जाते साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट के अंदर जो है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है और बाहर नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। सो इसी केस को हम सपोज करते हुए, समझते हुए हमारे यहाँ 4 केसेस बन जाएंगे। ऑलराइट,
यहाँ पर पता है कि अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूँ, सो मैग्नेट के अंदर तो देखो साउथ से नॉर्थ होगी डायरेक्शन, सो मैग्नेट तो ये है ना, सो ये मैग्नेट है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगी। लेकिन हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ चेक करनी है कि यहाँ इस आउटर स्पेस में कैसी होगी, सो दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं हम नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ। अब हमें क्या यूज़ करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिया, आप सब अपना लेफ्ट हैंड निकाल लो। सो फर्स्ट हमारा थंब क्या है, थंब विल शो दी फोर्स, ये टी से थंब है। ठीक है, दिस इज दी इंडेक्स फिंगर। सो इंडेक्स फिंगर शो करेगी क्या आपकी, फादर मदर एंड चाइल्ड। एम से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन दिस मिडल फिंगर विल शो व्हाट। ठीक है, सो इस तरीके की अरेंजमेंट आपको अपने हाथ की रखनी है, जहाँ पर जो है ये सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि एंगल क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ एफ, यहाँ एम, यहाँ सी, फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर यानी कि फोर्स, एम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, सी यानी कि करंट। फोर्स की डायरेक्शन हमें नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड की पता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन है हमारे करंट की, यानी कि फोर्स क्या होगा इस केस में, फोर्स होगा देखो मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है करंट की डायरेक्शन, फोर्स हो जाएगा ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ। राइट, सो अब ये वाला केस डिस्कस करते हैं अब यहाँ हमें क्या करना है, अगेन लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, ये क्या है, फादर यानी कि आपका फोर्स हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड, देन योर करंट। ठीक है, सो हमारी ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ हमारी इंडेक्स फिंगर दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हमारा करंट जो है इनवर्स जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, और करंट जो है वो इनवर्स जा रहा है। ओके, सो इनवर्स करंट के लिए हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनवर्स, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। सो हमारे फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ इन दिस केस। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ इस वाले केस को अगर हम डिस्कस करें, इस वाले केस में क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है। ठीक है, लेकिन करंट जो है इनवर्स था इस वाले केस में, यहाँ करंट है आउटवर्ड्स। ओके, सो अगेन फोर्स, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। करंट की डायरेक्शन अगर हम आउटवर्ड्स रखेंगे इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम करेंगे, यहाँ रखा था नॉर्थ और यहाँ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स करंट, देन हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ। ऑलराइट, समझ आया सभी को। ओके, और अगर हम फर्स्ट केस को देखें, ठीक है, सो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से फिर से समझ लेते हैं इस वाले केस को। ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा करंट क्या है, यहाँ वहाँ इनवर्स था, यहाँ आउटवर्ड्स है। हमें बतानी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्या है हमारा ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर, और ये है हमारे करंट वाली। ठीक है, सो करंट हमारा आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, सो हमारा जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। समझ आया। इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ साउथ, यानी कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, करंट क्या है अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स आ जाएगा साउथ में, फोर्स आ जाएगा कहाँ, साउथ में। ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, करंट क्या है अंदर की तरफ जा रहा है, फोर्स आ जाएगा साउथ में। समझ आया। ओके, सो यहाँ हम कितने केस देख पा रहे हैं, ये दोनों साउथ के, वो दोनों नॉर्थ के, यानी कि केस कितने हुए, नॉर्थ और साउथ, यानी कि दो ही केसेस हुए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक हो सकता था इनवर्ड, एक हो सकता था आउटवर्ड, लेकिन केस कितने हुए, दो, ईदर नॉर्थ और साउथ। सो योर आंसर विल बी 2। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग अ डायमीटर d and length l, all right, a decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in what? सिंपल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है यहाँ आपको, क्योंकि सबको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो इतने सारे रिलेशंस याद करके बच्चे कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं होना। यहाँ गिवन है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक इंसुलेशन ने किस चीज़ को सराउंड कर रखा है? वायर को सराउंड कर रखा है। वायर का डायमीटर क्या है? d है, लेंथ क्या है? l है। ओके, a decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in the, यानी कि हमें क्या है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है। रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए किस चीज़ को मैं इंक्रीज करूँ? सो यानी कि मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस किस चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ जो ये डी वाला ऑप्शन है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि कैंसिल होता है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक इंसुलेशन की बात नहीं करनी हमें। जो प्लास्टिक इंसुलेशन है इसकी हमें कोई बात नहीं करनी, हमें जो बात करनी है वो है मेटल की, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, प्लास्टिक की नहीं है। सो डी ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, डी को डायरेक्टली कैंसिल कर देना। उसके बाद हमें पता है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैंसिल ये भी। डायमीटर ऑफ द वायर देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द वायर इससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर कैसे? एरिया से जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। डी क्या है? बेसिकली डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस, इसका स्क्वायर इनटू पाई। सो जस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ दी वायर। सो आपके क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। 16th question, which pattern correctly describes the magnetic field around a long straight wire carrying current? ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है पैटर्न बताना है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरी कर रहा है। मान लो इस तरीके से यहाँ कार्डबोर्ड प्लेस्ड है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या रहेगा ये आपको बताना है। सिंपल, अब हमें जो है करंट गिवन है और हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे की डायरेक्शन के बारे में। करंट हमें क्या है? गिवन है। हमें याद आएगी किसकी? राइट हैंड थंब रूल की। थंब लो, आपका करंट मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये अंदर की तरफ जाएगा और फिर बाहर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? इन, और यहाँ से आउट। यहाँ हमारी करंट की डायरेक्शन है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर करंट की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, ओके, ठीक है, सो मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं हम इस बारी, यानी कि थंब हमारा जो इस डायरेक्शन में था अब उसको अपोजिट कर दो, ठीक है, इस साइड। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और ये डायरेक्शन क्या है हमारी? क्लॉकवाइज। करंट जब ऊपर था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं सर्कुलर, या तो ये है या फिर आपकी ये है, ठीक है, सो सर्कुलर बन रही है। और हमें पता है हमने जब आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट करा था, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, है ना, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। सो यहाँ क्या है? स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू दी वायर। परपेंडिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। रेडियल लाइंस, रेडियल क्या होता है? जैसे सन की रेज हम शो करते हैं ना, सन रेज जिस तरीके से हम शो करते हैं ऐसे निकलती हुई, ठीक है, एक पॉइंट से, सो उस टाइप की यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, कंसेंट्रिक सर्कल्स centered around the wire. I hope this is
क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट आपके 17 से 20 तक क्या है? असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ आपको ऑलरेडी ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। ये आपका जो है ए ऑप्शन, मतलब 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन वाली स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप असर्शन और रीजन को चेक करो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों सही नहीं होती तो आपका सी और डी में से कोई ऑप्शन होता है। मान लो असर्शन फॉल्स है तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। और मान लो रीजन फॉल्स है तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू। लेकिन इन केस ये दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ही ट्रू है तो आप असर्शन वाली स्टेटमेंट के सामने बिकॉज लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे? बिकॉज लगाएंगे और कॉन्टिन्यूएशन में रीड करेंगे रीजन वाली स्टेटमेंट को। अगर आपको स्टेटमेंट सही लग रही है तो आपका ऑप्शन होगा ए, अदरवाइज इट विल बी बी, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। यस, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसकी डिकम्पोजिशन हम यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ये तो ट्रू है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ बताओ, लाइट जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगर लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए ना, एंडोथर्मिक होना चाहिए ना, एक्सोथर्मिक कैसे हो जाएगा? यानी कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी दी राइट ऑप्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि हमने कैसे किया, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि हमें जो है क्लियरिटी होनी चाहिए टॉपिक की। ऑल राइट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब यहां हमें वर्ड गिवन था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है आर कह लो, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है? AgBr। Ag क्या है? सिल्वर। Br क्या है? ब्रोमीन। सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम ए भी कह सकते हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, यानी कि A एंड B। यानी कि जब एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में जब डिवाइड हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक इसीलिए क्योंकि यहाँ यूज़ होती है एनर्जी, वो भी कौन सी? लाइट वाली, लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी यहाँ हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? मेजरली हीट। ये लिखा है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए कि जो हमारी जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मेजरली हीट वाली, ठीक है। हम कई बार सिंबल डालते हैं ना, ट्राइंगल वाला सिंबल। सो ट्राइंगल वाला सिंबल क्या होता है? हीट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो ट्राइंगल वाला सिंबल क्या है? हीट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम बहुत बार, अब यहाँ पर जो है सभी टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए गिवन है कि हम मेजरली किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हीट का। लेकिन हमेशा हीट नहीं होता, हमें बेसिकली क्या चाहिए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। यानी कि ये सभी रिएक्शंस किस टाइप के होते हैं? ये सभी होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई कहे कि ये क्या है एक्सोथर्मिक, सो ऑफकोर्स वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। सो एनर्जी जो है मेजरली हीट यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट और इवन साउंड का भी हम बहुत केसेस में यूज करते हैं। ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड दिस इज व्हाट इट्स अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। समझ आया सभी को? ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। Height in pea plants is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled. Yes, height या फिर कोई भी कैरेक्टर जो है पी प्लांट कह लो या फिर किसी भी इंडिविजुअल में कह सकते हो, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। और जेनेटिकली कंट्रोल्ड यानी कि जीन्स और फॉर्मेशन किसकी होती है? प्रोटीन की फॉर्मेशन। एंड जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट दे आर प्रोटीनेशियस। मैक्सिमम जो एंजाइम्स हमारे नेचर में प्रेजेंट होती हैं दे आर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स। सो हम कह सकते हैं कि जो हाइट है वो एंजाइम्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है, और हमारी जो एफिशिएंसी है एंजाइम्स की वो होती है जेनेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि उसको जीन्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जीन्स क्या है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे और प्रोटीन फर्दर एंजाइम्स बनते हैं। ऑल राइट। सेल्यूलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन दी सेल। सो यहाँ अगर हम बात करें सेल्यूलर डीएनए, फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ पहले ट्रू है? ओके। सेल्यूलर डीएनए यानी कि जो सेल में हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है वो क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए। यस, अभी तो देखा हमने। अब बिकॉज लगा के रीड करते हैं। Height in pea plants is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled because cellular DNA is the information source for making protein in the cell. So ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ जो हमारा डीएनए है वो क्या है? इंफॉर्मेशन का सोर्स है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ हम ऑप्शन लगाएंगे ए। ऑल राइट। Amphibians can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Yes, हमें पता है, as it is statement आपके NCERT की है। Amphibians are animals with two chambered heart. Two chambered heart नहीं, यहाँ होना चाहिए था 3 chambered heart. So आपका क्या है? रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स हो जाएगा। ऑल राइट। On freely suspending a current carrying solenoid, solenoid क्या होता है? इस तरीके से बहुत सारे कर्ल्स होते हैं सोलेनॉइड में। एक पोल नॉर्थ को एक साइड जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी साइड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करती है। उस तरीके से हम इसको सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम सोलेनॉइड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असर्शन वाली स्टेटमेंट। ये करेक्ट है बिल्कुल। अगर हम किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, सो जियोग्राफिकली जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है उसमें हमारा सोलेनॉइड क्या है? रेस्ट पे आएगा। One end of current carrying straight solenoid behave as a north pole, yes, and other end as south pole, just like a bar magnet, yes. So हम अगर because लगा के भी पढ़ेंगे so हमारी statements क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे अलाइनमेंट क्यों होती है? क्योंकि एक पोल होता है नॉर्थ, एक साइड होती है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड होती है साउथ पोल, जस्ट लाइक दी बार मैग्नेट। सो यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर सी। सो ये क्या हो गए आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस के आंसर। सो विद दिस हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा क्या है? सेक्शन बी। सेक्शन बी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अभी हम सेक्शन ए हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी, सी, डी, ई इन सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
ऑल्सो जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स हैं उनको भी, उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखना बिल्कुल मत भूलना, वो भी आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन एनहेंस करेंगे। सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।